अच्छा गाइस, हम आगे स्टार्ट करते हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, तो आज थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक सवाल और ट्राई करते हैं ताकि आपका रिकैप हो जाए। तो ये पेज नंबर है, मेरे ख्याल से पेज नंबर है 10। पेज नंबर 10 है, शीट पे पेज नंबर नहीं लिखे होंगे, तो पेज नंबर 10 है। यहाँ कह रहा है इसहाक स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अगस्त 2018। ही डिड नॉट मेंटेन फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये साफ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये किसका सवाल है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का सवाल है। All purchases were made on credit terms. Some goods were sold on credit terms and some were sold for cash. हम कुछ सामान क्रेडिट पर बेचते थे। अगर हम कुछ सामान क्रेडिट पर बेचते थे तो अगर हमें सेल्स फाइंड करनी होगी तो ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर हम कुछ सामान कैश पर बेचते थे तो फिर कैश सेल्स भी होती है। तो ये एक बड़ा मसला होता है, कभी कभार सवालों के अंदर नहीं गिवन होती। तो कैश सेल्स कैसे फाइंड करनी है, इस पर जरा बात करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे पढ़ूं। ऑल पेमेंट्स वर मेड थ्रू द बैंक। जो भी पेमेंट करते थे हम बैंक के जरिए करते थे, और जो भी पैसे हमारे पास आते थे वो सारे के सारे हम बैंक में डिपॉजिट करते थे। इसहाक वॉज एबल टू प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कि ये हमारे पास साल के स्टार्ट की इंफॉर्मेशन है। हमने, मेरे ख्याल से इसने बिजनेस इस साल स्टार्ट किया है, तो ये इसका ओपनिंग कैपिटल होगा। ये इसने कैपिटल बैंक में डिपॉजिट किया। फिर उन्होंने क्या किया, नॉन करंट एसेट उन्होंने परचेज किए, और ये बैंक के थ्रू उन्होंने क्या किया, परचेज किए। आगे पेमेंट्स दी हुई हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडेड। सॉरी, ये पेमेंट्स नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है। तो हमने इतना अमाउंट कस्टमर से रिसीव किया, इतना डिस्काउंट अलाउड किया, इतना डिस्काउंट रिसीव किया, इतना जो है हमने क्रेडिट परचेज की, इतने हमने रिटर्न किए, इतने बैड डेट रिटर्न ऑफ है, इतने हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे हुए। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, सारे एक्सपेंसेस को मिला के वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का वर्ड भी यूज कर लेते हैं। और आगे कह रहा है एट 31 जुलाई 2019, साल के आखिर का डेटा ये है। अच्छा, ओपनिंग डेटा इसमें नहीं गिवन, तो बिजनेस इन्होंने इस साल स्टार्ट किया है, तो ओपनिंग क्या हो जाएगा इनका? जीरो हो जाएगा। ओपनिंग क्या हो जाएगा? निल हो जाएगा। बिजनेस इस साल स्टार्ट किया है ना, तो ओपनिंग निल हो जाएगा। मैंने आपको बताया था इनकम रिकॉर्ड में दो बैलेंसेस देता है, एक ओपनिंग देता है, एक क्लोजिंग देता है। तो ओपनिंग निल हो जाएगा, उसकी वजह ये कि इसका ये पहला साल था। तो पहला सवाल इसने ये पूछा है कि ये बताएं हमने क्रेडिट सप्लायर को कितनी पेमेंट की। तो गाइज, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में कोई भी सवाल आए जिसमें सप्लायर की बात हो, जिसमें परचेजेस की बात हो, जिसमें क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड पेबल की बात हो, एक चीज जहन में आनी चाहिए, वो है ट्रेड पेबल का अकाउंट। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में कोई भी सवाल आए परचेज से रिलेटेड, कि हमने परचेजेस कितनी की, सवाल आ जाए कि हमने जो है वो पेबल का बैलेंस क्लोजिंग कितना है, ओपनिंग कितना है, कितना हमने पेमेंट की, कितना परचेजेस की, इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये जहन में बिठा लें कि कोई भी चीज परचेजेस से रिलेटेड, सप्लायर से रिलेटेड मालूम करनी हो इनकम रिकॉर्ड में, तो हम ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाएंगे। तो ट्रेड पेबल का अकाउंट बना लेते हैं। पहला साल है, तो मुझे बताएं ओपनिंग बैलेंस क्या होगा। पहला साल है, ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, उसके बाद हम बैलेंस सीडी लिखते हैं। बैलेंस फॉर्मेट पता होगा आपको। अगर आपको फॉर्मेट ही नहीं याद होंगे, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसका फॉर्मेट याद रख लें। सो हमारे पास जो है वो क्या नाम है, साल के आखिर में क्लोजिंग बैलेंस कितना था, वो ये रहा गिवन। अमाउंट ओड टू क्रेडिट सप्लायर कितना है बेटा? अमाउंट ओड टू क्रेडिट सप्लायर कितना है? 3770। ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस हो गया। सर उसके अलावा हम सवाल को देखेंगे, चीजें नोट करेंगे। तो अब ये पूरा डेटा देखें, क्या इसमें कोई ऐसा डेटा है जो पेबल के अकाउंट में आता है? तो इसमें लिखा हुआ है कैश डिस्काउंट रिसीव, आता है नहीं आता मुझे बताएं? आता है सर। क्रेडिट आता परचेज, है सर। आता ही नहीं आता? आता है सर। देखिए, इनकम रिकॉर्ड जब भी करना हो, कंट्रोल अकाउंट जहन में हो, मार्कअप मार्जिन, कंट्रोल अकाउंट, अक्रूड एंड प्रीपेमेंट, ये कुछ टॉपिक हैं। आप एनपीओ करें, आप इनकम रिकॉर्ड करें, इन दो टॉपिक के लिए ये कुछ टॉपिक आपके जहन में होने चाहिए। एक कंट्रोल अकाउंट, एक अक्रूड एंड प्रीपेमेंट, क्योंकि इसमें मिक्स करके भी सवाल आते हैं। एक मार्कअप एंड मार्जिन, इसकी कन्वर्जन, मार्कअप किसे कहते हैं, मार्जिन किसे कहते हैं, इनको कन्वर्ट कैसे किया जाता है।
और आखिरी है रिवैल्यूएशन मेथड डेप्रिसिएशन का। मतलब आपको इनकम रिकॉर्ड पढ़ना है या जो भी पढ़ना है, क्योंकि समटाइम मिक्स करके भी सवाल देता है वो। तो कंट्रोल अकाउंट जहन में होना चाहिए, मतलब कंट्रोल अकाउंट क्लियर होगा सारी चीजें हो जाएंगी। तो डिस्काउंट रिसीव आएगा, यस सर आएगा। क्रेडिट परचेज आएगा, यस सर आएगा। रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर क्या कहते हैं? ये भी आएगा सर, आएगा। ये भी आएगा, ठीक है सर। कौन से टॉपिक आगे करवाए हैं? तो सर कौन से टॉपिक, मैं समझा नहीं बेटा, मैं आपकी बात समझा नहीं। अच्छा जी, अब हम आते हैं जरा इसको अकाउंट को बनाते हैं। तो मुझे बताएं, इस हमने डिस्काउंट दिया था, कहाँ आएगा? डेबिट या क्रेडिट, जल्दी बताएं, चैट के अंदर बताएं। हमने डिस्काउंट रिसीव किया था, सॉरी, पेबल के अकाउंट में कहाँ था डिस्काउंट रिसीव? डेबिट या क्रेडिट, चैट के अंदर बताएं। सर डेबिट होगा, हम 981 डेबिट कर देते हैं, ये हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। अच्छा जी, उसके बाद लिखा हुआ है क्रेडिट परचेजेस, कहाँ आएगा सर? यार मैं ये जो बैच दे रहा हूँ ट्यूशन का बैच दे रहा हूँ, तो ट्यूशन के बैच में मेरा मैन्युफैक्चरिंग का रहता है टॉपिक। ट्यूशन के बैच में मेरे जो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट रहते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन रहता है, थोड़ा बहुत एथिक्स रहता है। मतलब इन्वेंट्री वैल्यूएशन, एथिक्स, ये तो सिंपल टॉपिक है ना। डेप्रिसिएशन मंथली रहती है, वो भी आसान है, वो तो हो जाएगी। तो मेरा इरादा ये है कि पास पेपर तो मैंने शुरू करवा दिया है, आज से शुरू करवा दिया है। पास पेपर मैं अभी बच्चों को भेज दूंगा, आप भी वो ट्राई करना। कल उस पर मैं सेशन लूंगा ऑनलाइन, ठीक है? चलिए। सो क्रेडिट परचेजेस दी हुई है सर, कितनी है? 38450। तो हम लिखेंगे 38450। क्रेडिट परचेजेस कहाँ आती है? पेबिल के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आती है। उसके बाद दिया हुआ है रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर, ये देखें सर, ये कहाँ आएगा? सर ये डेबिट साइड पे आएगा 1980, ये रिटर्न आ गए। सर अब क्या करेंगे? दोनों साइड का टोटल करेंगे, जो साइड हायर है वो लिखेंगे। मुझे बताएं कौन सी साइड हायर है सर? बच्चे बोल रहे हैं सर क्रेडिट साइड हायर है, तो हम लिखेंगे 38450। 38450, उसमें से ये सारा अमाउंट माइनस करें, रिमेनिंग अमाउंट बताएं कितना होगा? ये सारा अमाउंट माइनस करें, रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा बताएं? मतलब 384 रिवर्स वर्किंग करेंगे ना, 38450 माइनस 3770 माइनस 1980 माइनस 981, रिमेनिंग अमाउंट बताएं कितना आएगा? थ्री कोई, वन सेवन वन नाइन 317 719। 719। सर ये हमारी क्या होगी? ये हमने पेमेंट्स की है, किसको? ट्रेड पेबल्स को पेमेंट की है, 31719। ठीक है, अच्छा जी। सर आगे चलते हैं। आगे वो बोले क्रेडिट सेल्स फाइंड करें, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको जब भी क्रेडिट सेल्स फाइंड करनी हो, तो उसके लिए जो टी अकाउंट बनेगा वो बनेगा ट्रेड रिसीवेबल्स का बनेगा। तो हम ट्रेड रिसीवेबल का टी अकाउंट बना लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस बीडी कहाँ आएगा सर? डेबिट साइड पे आएगा, लेकिन पहला साल है तो बैलेंस बीडी निल होगा। बैलेंस सीडी किस तरफ आएगा सर? क्रेडिट साइड पे आएगा। बैलेंस सीडी कितना है देख लेते हैं, ये हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। तो अमाउंट ओड बाय क्रेडिट कस्टमर कितना है? 7650। तो हम 7650 लिख देते हैं क्रेडिट साइड पे, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद हम देखेंगे कौन सी चीजें ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में आती है। मैंने पहले ही आपको बोला है कि इनकम रिकॉर्ड पढ़ना हो या आपको एनपीओ पढ़ना हो, कंट्रोल अकाउंट आपको जरूर आना चाहिए। मतलब ये प्री रिक्विजिट है। और कभी कभार तो वो आपसे कंट्रोल अकाउंट के सवाल कर लेते हैं। और आगे जाके क्या नाम है, अक्रूड एंड प्रीपेमेंट, ये भी साथ में आना चाहिए। मार्कअप मार्जिन, रिवोल्यूशन मेथड ऑफ डेप्सन, ये भी आना चाहिए। और थ्योरी पूछता है कि डबल एंट्री बुक कीपिंग के फायदे बताओ, नुकसान बताओ, इस तरह के जनरल सवाल आते हैं। अच्छा जी, नुकसान तो नहीं आएगा, डबल एंट्री बुक कीपिंग ना करेंगे तो क्या होगा? चलिए, अब आते हैं सर उन चीज़ों के ऊपर जिनका ताल्लुक कस्टमर से। तो अमाउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स, ये आएगा सर। डिस्काउंट अलाउड सर, ये आएगा सर।
आगे चले जाएं, कैश डिस्काउंट रिसीव नहीं आएगा, क्रेडिट परचेज नहीं आएगा, रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर नहीं आएगा, बैड डेट रिटर्न ऑफ आएगा सर। ये वो चीजें जो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में आती हैं, ट्रेड रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में आती हैं। तो हम लिख लेते हैं, अमाउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर है 47385। तो 47385 किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा। ठीक है, ये हमने अमाउंट रिसीव किया था, पैसे रिसीव किए थे। उसके बाद लिखा हुआ है डिस्काउंट हमने अलाउ किया 1215। जो भी डिस्काउंट हम कस्टमर्स को अलाउ करते हैं क्या होगा? क्रेडिट होगा 1215। ठीक है, उसके बाद उसने लिखा हुआ है बैड डेट रिटर्न ऑफ, वो कितने थे? 150। ये भी क्रेडिट हो जाएंगे। और हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। मेरे ख्याल से जो साइड हायर है वो क्रेडिट साइड हायर है। क्रेडिट साइड का टोटल बताएं। क्रेडिट साइड का टोटल बताएं कितना हो जाएगा? 47385, 1215, सर 56,400। 56,400। 56,400। और यहाँ अब कुछ है ही नहीं, मतलब बैलेंस निल है, बैलेंस बीडी। तो जो डिफरेंस यहाँ आ रहा है वही आ जाएगा सेम। ये होती है बैलेंसिंग फिगर। जो एक बार दफा क्या होता है, पेपर में बैलेंस सीडी गिवन होता है, उसके अलावा कोई फिगर फाइंड करनी होती है। तो जिस तरह बैलेंस सीडी फाइंड करते हैं वैसे ही हम काम करेंगे, मतलब जो हमारी साइड कम होगी वहां जो भी अमाउंट आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसने क्रेडिट सेल्स पूछा है, जो भी आंसर आएगा वही हम लिख देंगे। तो आप जो है 56,400 में जीरो माइनस करें, सेम आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा 56,400। यही हमारी क्रेडिट सेल्स हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। सर आगे चलते हैं। आगे कह रहा है इसहाक कैश सेल्स वर इक्वल टू 1/4 ऑफ हिज क्रेडिट सेल्स। जो भी ये कैश सेल्स करता था वो इसकी 1/4 ऑफ क्रेडिट सेल्स के बराबर थी। क्या मतलब? 1/4 कहते हैं 1/4 को कहते हैं। तो मतलब अगर इसकी क्रेडिट सेल्स कितनी थी? इसकी क्रेडिट सेल्स थी 56,400। सर किसी बच्चे की अगर ये गलत आ गई तो उसका तो पूरा सवाल गलत हो गया। तो बेटा ऑन फिगर रूल होता है। मतलब अगर आपने, किसी बच्चे ने इसकी जगह लिख दी 60,000, कितनी लिख दी? 60,000। अब सवाल में पूछा केसेस बताओ, तो उसने 1/4 को मल्टीप्लाई किया 60,000 से, तो ये आ जाएगा 15,000। कितना आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा। तो यहाँ तो उस बच्चे को मार्क नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ उसको मार्क मिलेगा। और टिक लगाएगा एग्जामिनर, उसके आगे लिखेगा OF। OF का मतलब होता है ऑन फिगर। क्या होता है? ऑन फिगर। मतलब एग्जामिनर बोलेगा अगर ये सही सेल लिखता ना यहाँ पे 56,400, और यहाँ पे लिखता है 57,400, तो फिर MS के हिसाब से ही आंसर आता। तो इस बेचारे ने सिर्फ एक गलती की है। अब वो एक गलती की वजह से ये आंसर भी खराब हो रहा है, तो वो ये वाला मिस्टेक काटेगा, इसका आंसर उसको देगा। तो बच्चे मुझसे कई पूछते हैं कि सर अगर हमने सेल्स गलत निकाली और आगे जाके GP गलत आया, आगे जाके प्रॉफिट गलत आया, तो बेटा ये एक बड़ा अच्छा रूल है यहाँ अकाउंटिंग में, ऑन फिगर रूल। अगर आपने सेल्स गलत निकाली है तो सिर्फ सेल्स का मार्क कटेगा। आगे GP आपका गलत आ रहा होगा, उसमें मार्क मिलेगा, बस उसके आगे वो लिखते हैं OF। आपका जो प्रॉफिट गलत आएगा उस पर भी मार्क मिलेगा, उसके आगे लिखते हैं OF। कभी कभार आप देखते हैं MS में OF लिखा होता है, उसका मतलब क्या होता है कि अगर आगे जाके किसी बच्चे की कोई गलती कैरी फॉरवर्ड हो रही है तो उसको दोबारा हम पेनलाइज नहीं करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे। अब जैसे एक बच्चे ने इस 60,000 का 1/4 निकाला और उसने फिर दोबारा यहाँ मिस्टेक कर दी, 15,000 के बजाय उसने गलती से यहाँ लिख दिया 20,000, तो फिर इसका यहाँ भी मार्क चला जाएगा, क्योंकि इसने 20,000 गलत निकाला है। 1/4 का 60,000 निकालेंगे ना, 1/4 इंटू 60,000, तो आंसर 15,000 आएगा, 20,000 नहीं आएगा। तो ये चीजें, इन चीजों का बड़ा ख्याल करना है कि जो भी गलती मेरी होगी वो सिर्फ एक ही बार उसका मार्क कटेगा, दोबारा नहीं कटेगा। तो आप परेशान नहीं हो, ठीक है, पेपर में। तो हम क्या करेंगे, 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 56,400 से, तो हमारे पास केसेस आ जाएगी। बताएं कितनी है? सर ये हो जाएगा 14,100। ये 14,100 हमारी केसेस होगी। आगे कह रहा है ही केप्ट 3,000 ऑफ द मनी रिसीव फ्रॉम केसेस फॉर पर्सनल यूज एंड बैंक द रिमाइंडर। अच्छा एक छोटी सी बात बता दूं, बिजनेस क्या करते हैं नॉर्मली, जो भी कैश सेल्स होती है ना, फॉर सपोज ये मेरी कैश सेल्स है, ठीक है, इस कैश सेल्स में से हम क्या करते हैं, अ, सबसे पहले हम कैश एक्सपेंसेस पे करते हैं। मैं कहीं और काम करता हूँ, यहाँ जगह कम पड़ जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ। नॉर्मली बिजनेस क्या करते हैं, जो भी कैश सेल्स करते हैं
जो भी कैश सेल्स करते हैं। वैसे तो कैश अकाउंट में बनवाता हूँ, लेकिन मैंने सवाल कम देखे, डायरेक्ट करवा रहा हूँ। कैश सेल्स में से बहुत सारे बिजनेस क्या करते हैं, कैश परचेज करते हैं, ठीक है। फिर कैश परचेज करने के बाद कुछ बिजनेस क्या करते हैं, कैश ड्राइंग करते हैं। कुछ बिजनेस क्या करते हैं, कोई छोटे मोटे कैश एक्सपेंसेस होते हैं वो पे करते हैं। और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो जाके बैंक में जमा कर देते हैं। कैश बैंक का मतलब होता है डिपॉजिटेड इन बैंक, डिपॉजिटेड इन बैंक। और आखिर में उनका बैलेंस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसको इस तरह समझ लें कि मेरी एक दुकान है, मेरी दुकान है, मैंने दुकान में आज सामान बेचा तो मुझे मिले 10,000 रुपये मिले। कितने मिले, 10,000 रुपये मिले। तो जाहिर सी बात है मैं दुकान में सारे पैसे नहीं रखूंगा, मैं वो पैसे जाके क्या करूंगा, बैंक में जाके जमा कर दूंगा। क्योंकि दुकान में रखूंगा चोरी हो जाएंगे। तो जो भी पैसा है वो जाके बैंक में जमा कर दूंगा, और मेरा दुकान में जो बैलेंस है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, सारा का सारा अमाउंट जाके क्या कर दूंगा, बैंक में। लेकिन कुछ बिजनेस क्या करते हैं, सारा का सारा बैंक में नहीं जमा करते। उसमें से कुछ कैश परचेज करते हैं, 1,000 रुपए की कैश परचेज कर ली। फिर उसमें से क्या किया, कुछ ड्राइंग कर ली, घर लेके चले गए, 2,000 रुपये घर लेके चले गए। फिर उसमें से क्या किया, कुछ छोटा मोटा खर्चा था दुकान का, लाइक वेजेस वगैरह पे कर दिए, 1,500 के हमने वेजेस पे कर दिए। और फिर जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो हम जाके क्या करते हैं, बैंक में जमा करते हैं। तो 10,000 में से आप 1,000 माइनस करें, 2,000 माइनस करें, 1,500 माइनस करें, जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगा वो हम जाके क्या कर देंगे, बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। क्योंकि दुकान में अगर रखेंगे तो ये चोरी हो जाएगा। तो इसके लिए पेपर में वर्ड यूज होता है कैश टेकिंग बैंक। ये जहन में रख लें। टेकिंग्स कहते हैं सेल्स को। कैश टेकिंग बैंक का मतलब मेरे पास जो कैसे से पैसा आया वो मैंने बैंक में जमा कर दिया। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन भी याद कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होगा, हो सकता है वो आपसे कैश सेल्स फाइंड करवाए, ये सारे आइटम दे दे। और कभी सकता है वो आपको कैश सेल्स दे दे, ये सब दे दे और ये पूछे। तो ये इक्वेशन आप जहन में रख लें, आप इक्वेशन। वैसे तो मैं टी अकाउंट बनवाता हूँ, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए मैं टी अकाउंट नहीं करवा रहा आपको, क्योंकि सवाल मैंने कमजोर देखे हैं। वरना नॉर्मली मैं बच्चों को कैश कैश अकाउंट बनवाता हूँ। तो आ जाए जरा, ये इक्वेशन नोट डाउन कर लें अपने पास, ठीक है ना। पेपर में कभी कभार कैश सेल्स भी होती है, वो भी फाइंड करनी होती है, तो वो इसी इक्वेशन से फाइंड हो जाएगी। कैश सेल्स माइनस कैश परचेजेस माइनस कैश ड्राइंग माइनस कैश एक्सपेंसेस माइनस कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, यानी कैश बैंक इज इक्वल टू जीरो। अगर कोई क्लोजिंग बैलेंस है तो वो जीरो की जगह बैलेंस आ जाएगा, पर होता नहीं कैश का क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा जी, आ जाए यहाँ पे। तो यहाँ वो कह रहा है कि उसने क्या किया कि 3,000 रुपए, ही केप्ट 3,000 मनी रिसीव फ्रॉम केसेस फॉर पर्सनल यूज, यानी ड्रॉ विदड्रॉ कर दिए, ड्राइंग कर ली। और बाकी पैसे बैंक में जमा कर दिए। ये बताओ उसने कितने पैसे बैंक में जमा किए। तो बड़ा आसान है, पहले हम लिखेंगे कैश कितनी हुई है। कैश सेल्स हुई है आपकी 14,100, ठीक है। 14,100 कैश सेल्स हुई है, पहले हम ये नोट डाउन कर लेते हैं। 14,100 में से इसने कितने विड्रॉ किए, कितनी की से, 3,000 की। तो 3,000 आप इसमें से माइनस कर दें, ठीक है। बाकी अमाउंट से जाके बैंक में जमा किया है। सो सिंपल। तो आप बताएं कितना आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। ये आ जाएगा 11,100। 11,100। उस्मान ने बोला सर अगर इनकम स्टेटमेंट या एसओएफटी में कोई इन जैसे ट्रेड रिसीवेबल या एक्सपेंस मिस कर दें तो उसका सिर्फ, जी जी, 1 मार्क कटेगा बेटा। मैं अगेन बताऊं, अकाउंटिंग में बहुत लीनियंट चेकिंग है, बहुत हल्की चेकिंग है। अगर आपसे कोई भी मिस्टेक होती है ना, अगर आपसे कोई भी मिस्टेक होती है, लाइक मैं अगेन बोल रहा हूँ, देखिए एक बच्चे ने, मेरा एक सवाल है, एक बच्चे ने ये फिगर गलत लिखी है, तो उसके उसकी केसेस भी गलत आएगी, उसकी क्या नाम है ये भी गलत आएगी। तो उस बेचारे के साथ ज्यादती तो वो नहीं करेंगे ना। तो अगर आपने सिर्फ ये फिगर गलत लिखी है, 60,000 लिखा है, तो यहाँ आप लिखेंगे 15,000, तो 15,000 पे मार्क्स देंगे। फिर 15,000 में से आप 3,000 माइनस करेंगे, यहाँ लिखेंगे 12,000, तो आपको इसकी भी मार्क्स मिलेंगे, मतलब ये दो पूरे मिलेंगे आप। आपका कोई दो में से मार्क नहीं जाएगा, आपका सिर्फ ये बस 60,000 जाएगा। तो ये रूल ओवरऑल है पूरे अकाउंटिंग पेपर पे। तो ये मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन छोड़ना मत। जितना क्वेश्चन आपसे होता है आप करें, जितना क्वेश्चन। और दूसरी बात, यहाँ वर्ड है कैलकुलेट का। कौन सा वर्ड है, कैलकुलेट का। तो आपका मेथड नहीं देखा जाएगा कि आपने ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाया है, बैलेंस बीडी लिखा है नहीं लिखा। आप अगर कुछ भी ना लिखे ना, डायरेक्ट आंसर लिख कर आ जाए तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वर्ड है कैलकुलेट का। कैलकुलेट में वो कभी भी आपका मेथड नहीं देखता, नहीं वो डिस्क्रिप्शन के मार्क्स होते हैं। लेकिन अगर वो बोले टी अकाउंट बनाओ, तो फिर टी अकाउंट प्रॉपर तरीके से बनेगा। डिस्क्रिप्शन
और अमाउंट मेंशन करना पड़ेगा, कहीं कहीं डेट भी मेंशन करनी पड़ती है, स्पेशली कैश बुक के सवाल में, पेटी कैश बुक के सवाल में डेट के मार्क्स होते हैं। टाइम हो तो डेट लिखें, टाइम ना हो तो इग्नोर कर सकते हैं। सर आगे चलते हैं। मनदीप बेटा मैंने सर एक सर जी एक और सवाल था कि जैसे क्या कहते हैं, कोई इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उसमें एक्सपेंसेस जो डेप्रिसिएशन है, तो उसके या जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन है, उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन के 2-3 मार्क्स होते हैं, उसको कैलकुलेट करने के साथ भी उसके मार्क्स होते हैं, तो टोटल 3 मार्क्स हो जाते हैं उसके। तो जी फिर जी। उसमें कितने मिलेंगे अगर गलत निकल गया? असल में मसला ये है कि अगर आप वर्किंग करेंगे ना, अगर आप वर्किंग करेंगे तो बेस्ट है। अगर आपने वर्किंग नहीं की और फाइनल आंसर लिख दिया और वो गलत हुआ तो शायद 1 मार्क मिल जाएगा या 1 मार्क भी ना मिले। मैं रिपीट कर दूं, इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर आप वर्किंग करेंगे, देख मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा था, हमारा लोन का अमाउंट था 10,000, इंटरेस्ट रेट था 6%, और लोन को लिए हुए 6 महीने हो गए थे, तो ये हो जाएगा 600, 300 आंसर आ जाएगा। अब एक बच्चे ने कोई भी वर्किंग नहीं की, फाइनल आंसर 300 दिया है और 300 सही है, उसको 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी वर्किंग नहीं की है, सिर्फ 300 लिखा है और बिल्कुल सही है, तो सही है तो मार्क्स पूरे मिलेंगे, गलत है तो मसला आता है। अब एक बच्चे ने इसकी जगह लिख दिया $400। अब ये एक मसला है, या तो उसको एक भी मार्क नहीं मिलेगा, जीरो मिल जाएगा, या फिर ये होगा उस बच्चे ने अगर वर्किंग की है, जैसे वर्किंग की 10,000 इंटू 6% इंटू, उस बच्चे ने क्या किया था, 6/12 की जगह 9/12 कर दिया था या 8/12 कर दिया था, तो उसको शायद 1 मार्क मिल जाए, उसको शायद 1 मार्क मिल जाए, या फिर उसको ऑन फिगर का 1 मार्क मिल जाए। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या नाम है आपको, यानी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, क्योंकि ये कैलकुलेट होती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होगा, ये कैलकुलेट होती है, तो इसकी वर्किंग शो करें। अगर आपको डाउट लग रहा है, डाउट लग रहा है, अगर आप बिल्कुल करेक्ट हैं, सही है, तो भले वर्किंग ना शो करें, फाइनल आंसर दिखाएं। पेंसिल यूज कर लें, पेंसिल से वर्किंग कर दें, किसने आपको बोला है पेन से करें? मैंने एक पेपर दिया है बच्चों को, ठीक है ना, मैंने एक पेपर दिया है, मैं आपको भी ग्रुप में भेज देता हूँ, आप वो घर जाके सॉल्व कीजिएगा पूरा पेपर, तो इंशाल्लाह कल जो हमारा सेशन होगा ऑनलाइन, उसमें वो पूरे पेपर पे बात करूंगा मैं। ठीक है, पूरे पेपर पे बात करूंगा और आप पेपर खुद सर एमएस, वो कौन से ईयर का पेपर? मेरे ख्याल से मई जून का है, मैं बता दूंगा आपको। अच्छा यहाँ, 2020 या 21 पे? नहीं मैंने 23 का दिया है। अच्छा यहाँ, 23 का? अच्छा। हाँ मैंने बच्चों को बताया था, टॉपिक बच्चों को मैंने बता दिए थे। यहाँ बोल रहा है बैंक अकाउंट बनाओ फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2019, इंसर्ट द मिसिंग फिगर विच रिप्रेजेंट द अमाउंट इसहाक विदड्रॉ फ्रॉम द बैंक। यानी कभी कभार वो बैंक अकाउंट इसलिए बनवाएगा कि उसके अंदर भी कोई मिसिंग फिगर होगी, तो परेशान नहीं हो, जो चीजें गिवन है वो लिखें। अब इसमें ख्याल ये करना होता है, हम सिर्फ ए पार्ट देखते हैं, हम सारे पार्ट देखेंगे, बी में जो कैलकुलेशन हुई है, सी में जो हुई है, वो सारे पार्ट देखेंगे। तो बैंक अकाउंट में नॉर्मली आता क्या है, पहले ये जरा देख लें। अगर हम इनकम रिकॉर्ड का सवाल कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट में नॉर्मली क्या आता है, सबसे पहले आता है बैलेंस बीडी। आपका पहला साल है तो बैलेंस बीडी क्या होगा, नील होगा। दूसरे नंबर पे क्या आता है, अगर आपका पहला साल है तो इसमें आएगा कैपिटल, जो आपने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, उसके अलावा आपने क्रेडिट सेल्स की थी, तो आपको ट्रेड रिसीवेबल से पैसे मिले थे, वो आएगा ट्रेड रिसीवेबल। मैं लिख दूं अमाउंट रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, मैं लिख देता हूं अमाउंट, उसके आगे लिख देता हूं ट्रेड रिसीवेबल, ये आएगा। दूसरा हमारे पास, अगर आप कैश सेल्स करते थे तो कैश बैंक, वो पैसे जो आपने बैंक में जमा करवाए। ठीक है, नॉर्मली ये आता है। उसके अलावा सर क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, पेमेंट्स आएंगी। तो आपका अगर पहला साल है तो आपने नॉन करेंट एसेट बाई किए होंगे, तो नॉन करेंट एसेट की पेमेंट आएगी जितने के आपने बाई किए हैं। उसके अलावा सर और क्या पेमेंट आएगी, आपने जो अमाउंट ट्रेड पेबल को पे किया था वो आएगा। ठीक है सर, और क्या आएगा सर, आपने कोई एक्सपेंसेस अगर पे किए हैं बैंक से, वो आएंगे सर। उसके अलावा क्या आएगा, ऑनर कभी कभार क्या करता है, ड्राइंग करता है, बैंक से पैसे निकालता है, वो आएगा सर। उसके अलावा क्या आएगा, हमारे पास बैलेंस सीडी आएगा। वैसे इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, लेकिन इनकम रिकॉर्ड में आप जितनी बैंक अकाउंट देखेंगे उसमें मोस्टली ये चीजें होंगी। लाइक पहली चीज बैलेंस बीडी होगा। कैपिटल इंट्रोड्यूस तब आता है जब पहला साल हो, पहला साल नहीं होगा तो ये भी नहीं है। ठीक है, और ये दो तो कॉमन है। इन दो में ये अमाउंट रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल बड़ा कॉमन है, क्योंकि अमूमन बिजनेस करता है क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स में ट्रेड रिसीवेबल में पैसे देता है, वो हम डेबिट करते हैं।
और कैश सेल्स अगर हो तो फिर कैश बैंक आता है, वरना नहीं होता। आपको कैश सेल्स वाले सवाल बहुत कम मिलेंगे। बाकी ये साइड तो बड़ी कॉमन है, ये याद कर लें। हम नॉन क्रेडिट परचेज कर रहे होते हैं, कभी कभार पेबल को अमाउंट देते हैं, कभी कभार एक्सपेंस पे करते हैं, एक नहीं होते कई सारे होते हैं। और उसके अलावा ऑनर कभी कभार ड्राइंग करता है बैंक से, और उसके अलावा बैलेंस सीडी आता है। तो ये बना लेते हैं, ये मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा, इसमें बड़ा मसला पता है क्या है आप बच्चों का? बच्चे क्या करते हैं, हमने ये भी सी पार्ट किया है, बच्चे इसको मिस कर देते हैं। इस सी पार्ट में एक अमाउंट है जो आपने बैंक में जमा किया, वो ये रहा, ये क्वेश्चन में नहीं गिवन। अब ये भी एक बड़ा मसला है कि एक बच्चे की अगर ये फिगर गलत होगी तो बैंक भी गलत हो जाएगा उसका। तो आप खुद सोचें, ऑन फिगर रूल होता है, एक गलती पे उसके बेचारे के इतने मार्क्स नहीं कटेंगे, सिर्फ एक ही मार्क्स कटेगा। अच्छा जी, आगे आ जाएं। फिर आप लोगों ने ये बी पार्ट किया था, तो बी पार्ट में ये जो पैसे हैं, ये रिसीवेबल ने आपको दिए, क्वेश्चन में गिवन थे, तो कितना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आप लोगों ने जब ये ए पार्ट किया था, तो ए पार्ट में ये पेमेंट फाइंड की थी, ये क्वेश्चन में नहीं गिवन थी। तो एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी पार्ट करें, चाहे सी पार्ट हो चाहे डी पार्ट हो, तो पूरे पूरे क्वेश्चंस को गो थ्रू करें, उसमें ए पार्ट भी बी पार्ट भी, क्योंकि बार बार वहां से भी डेटा यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पेमेंट टू ट्रेड पीपल नहीं लिखा हुआ। तो आ जाए, अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले ये आएगा, कैपिटल आएगा। ठीक है, और ये जो है पेमेंट में जाएगा, 70,000 की आपने पेमेंट की है सर। उसके बाद अमाउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स, ये डेबिट साइड पे जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड नॉन कैश है, डिस्काउंट रिसीव नॉन कैश है, क्रेडिट परचेज ये नहीं आएगा। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेड, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेड हमारा एक्सपेंस है, ये जाएगा सर। उसके अलावा सर, कैश एट बैंक, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये क्रेडिट करेंगे। अगर ये ओवरड्राफ्ट होता तो डेबिट करते हैं। बैलेंस सीडी का ख्याल कीजिएगा, हमें बैलेंस सीडी लिखना है। आगे चलते हैं सर, ये जो पेमेंट आपने की है, ये जो पेमेंट आपने की है, ये पेमेंट जाएगी सर। ठीक है, उसके बाद सर आगे जाएं। उसके बाद आगे जाएं तो ये जो अमाउंट आपने बैंक में डिपॉजिट किया है, ये जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपका बैंक अकाउंट बनेगा। तो बना लेते हैं, वैल्यूज यहीं से ले लेते हैं। 95,000 and 47385, ये हम लिख देते हैं जल्दी से। 95,000 47385, ये क्या था? कैपिटल था। और ये वो अमाउंट था जो हमने ट्रेड रिसीवेबल से रिकवर किया था। ठीक है, तो बड़ा आसान सवाल आता है इनके रिकॉर्ड का, मस्त नहीं। अच्छा जी, आगे चलें। हम पहले जो क्वेश्चन में डेटा की ना वो लिख लेते हैं। तो हमने परचेजेस की 70,000 की, क्रेडिट होगा। हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे किया 21,451, ये क्रेडिट होगा 21,451। तो हम दोनों क्रेडिट कर देते हैं। पहले हम लिख लेते हैं 70,000, ये हमने नॉन क्रेडिट परचेज किया था। 21,451, ये हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे किए थे। मैं लिख लेता हूँ 21,451। और उसके अलावा ये बैंक का बैलेंस है, ये देख लें। बैंक का बैलेंस अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो बैलेंस सीधी पर डेबिट साइड पे आता है, ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है, ये ख्याल कीजिएगा। और कुछ भी ना लिखा हो तो ये क्रेडिट साइड पे आएगा। 21,315, 21,315, ये हम लिख देते हैं बैलेंस सीडी जो है। ये बैलेंस सीडी है आपका। ये आपने कोई नॉन करेंट एसेट परचेज किया था। डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि टी अकाउंट बनाने को बोला है, तो आपको लिखना पड़ेगा इसके आगे। और ये आपने एक्सपेंस पे किए थे सर। उसके अलावा भी एक पेमेंट है जो आपने गो थ्रू करनी है, ए बी पार्ट को करना है। ए पार्ट में देखें, ए पार्ट में आपने ये पेमेंट फाइंड की है, तो ये आएगी 3171 719, 31,719, ये हम लिख लेते हैं। ये हमने अमाउंट पे किया था किसको? ट्रेड पेबल को, ये हमें ए पार्ट से मिला। उसके बाद आते हैं बी पार्ट की तरफ आते हैं। तो बी पार्ट में ये हमारे काम की, ये आप लिख चुके हैं 47,385, ये आप लिख चुके हैं। आप देख लें, आप डेबिट साइड पे लिख चुके हैं 47,385। सर उसके बाद सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट में ये जो 11,100 ये आपने बैंक के अंदर जमा किए, तो ये 11,100 आएगा डेबिट साइड पे। यहाँ लिखेंगे कैश बैंक, इसका मतलब ये होता है वो कैश जो हमने बैंक में जमा किया। अब आप दोनों साइड का टोटल करेंगे, जो डिफरेंस होगा, वो इसने सवाल में बोला है, वो हमारा होगा अमाउंट इसहाक विड्रू, यानी ड्राइंग होगी। तो मुझे बताएं कौन सी साइड आया होगी, चेक करके बताएं।
डेबिट, तो डेबिट साइड आएगा। अमाउंट बताएं कितना आ रहा है? 153, 153,485, 153,485, ठीक है। और ये सारा इसमें से माइनस करें। ये मसला आ रहा है, एक बंदा बोल रहा है 153,485, एक बोल रहा है 155,585, ये कैसे है? कंफर्म कर दे मुझे। कौन सी साइड ज्यादा है मुझे बता दें, क्रेडिट या डेबिट? ठीक है, तो माइनस करके बताएं क्या आंसर आया, बैलेंस शीट कितना है? बैलेंस शीट तो लिखा हुआ है, जो आंसर आएगा वो सर ड्राइंग। मेरा आंसर 153,385 आ रहा 153, है। 3। मैं एक मिनट कंफर्म कर रहा हूँ। मुझे बताएं यार, ये आंसर टोटल क्या आ रहा है? 95,47385 प्लस 11,100। 11,100 है बेटा। 153,485 होगा ना, क्योंकि 11,100 है ना बेटा। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है। ड्राइंग बता रहे हैं कि आंसर आएगा ड्राइंग का 9,000। सर ये कैसे आया? इन सबको इससे माइनस करेंगे तो आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया बैंक अकाउंट। अच्छा, इस तरह के सवाल एनपीओ के अंदर भी हैं। इनकम रिकॉर्ड एनपीओ तकरीबन टॉपिक सेम है, काफी हद तक सेम है। तो मैं तो पर्सनली बोलूंगा जब करें, दोनों टॉपिक एक साथ करें, मतलब दोनों को लाजमी ग्रिप करके करें, ताकि आपका इनकम रिकॉर्ड स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि इन दोनों में से एक सवाल आ सकता है पेपर में। इन दोनों टॉपिक में से या तो कुछ भी नहीं आएगा या एक सवाल आएगा। ज्यादातर है कि वो होपफुली दे दे। अच्छा जी, इन्वेंट्री वैल्यूएशन मैंने नहीं पढ़ा है, आपको मुझे पढ़ाना है, वो एक ही दिन का टॉपिक है। ठीक है, तो बाद में कराऊंगा, इसको आप छोड़ दें। सर ये देख मैन्युफैक्चरिंग लेते भी हैं। बचा हुआ है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग भी बचा हुआ है हमारा। मैन्युफैक्चरिंग भी पढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग इसके बाद करेंगे ना बेटा इंशाल्लाह। हम ये हमारा भी एनपीओ चल रहा है, एनपीओ इस वीक कंप्लीट हो जाएगा हमारा इंशाल्लाह। एनपीओ के बाद हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और आपको ऑनलाइन ही करवा दूंगा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो गया, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हो गया। तो अल्लाह ने चाहा तो ये वाला वीक नहीं, इससे अगला वीक जो है हमारा लास्ट होगा। और मैंने यही सोचा है कि पास पेपर सेशन में स्टार्ट कर लूँगा। ठीक है, एक मिनट में जरा ये रिकॉर्डिंग रोकूं।